नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज सरोकार में बात समाजवादी राजनीति और उसके भविष्य की। देश में समाजवादी धारा स्वतंत्रता आंदोलन के पहले से सक्रिय रही, लेकिन अपना स्वतंत्र वजूद नहीं बना पाई। इस दौर में कभी वो कांग्रेस के साथ तो कभी दक्षिणपंथी जनता पार्टी के सहारे अपनी मौजूदगी दर्ज कराती रही। समाजवादी राजनीति के चरम पर भी उसे वाम और संघ दोनों का समर्थन लेना पड़ा। 1991 के बाद जब इस धारा में बिखराव आया तो जाति आधारित कई दल नजर आए जो अलग अलग राज्यों में सत्ता पर काबिज भी हुए। एसपी, आरजेडी, जेडीयू, जेडीएस, आरएलडी, एलजेपी, बीजेडी आदि आदि पार्टियां जो ज्यादातर जातिगत पहचान से उपजी पार्टियां बनी। बीते 2.5 दशक से ये पार्टियां विभिन्न राज्यों में सत्ता पर काबिज हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि कभी धर्मनिरपेक्षता, कभी भ्रष्टाचार तो कभी विकास के मुद्दे को अपने कोर वोट बैंक यानी जाति के वोट बैंक से जोड़कर सत्ता की लड़ाई के समीकरण बिठाने में इनका सारा जोर है। इन राज्यों में न तो समाजवादी कार्यक्रम आगे बढ़ पा रहे हैं, न ही विचार को आगे बढ़ाया जा सका। कईयों ने तो समाजवाद का नाम तक अपने वजूद से हटा दिया। तो समाजवाद के नाम से निकली ये पार्टियां समाजवादी धारा को आगे बढ़ाने में क्यों सफल नहीं हो पा रही हैं? विचार की राजनीति के बिना क्या सियासत केवल सरकारी कार्यक्रमों और स्कीमों तक सीमित नहीं रह जाती? विचार की राजनीति के बिना क्या सियासत मार्केटिंग और पीआर की मोहताज नहीं रह जाती? बिना विचार और बिना समाजशास्त्र को समेटे क्या कोई सियासी दल सत्ता पाकर भी कोई सामाजिक बदलाव ला सकता है? आज सरोकार इसी मुद्दे पर। और आज इस मुद्दे पर बहस के लिए जो मेहमान हमारे साथ हैं उनका नाम, उनका परिचय आपसे कराते हैं। केसी त्यागी साहब हैं, आप जेडीयू के प्रवक्ता हैं, प्रधान महासचिव हैं। हमारे साथ जावेद अली खान हैं, आप समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं। हमारे साथ रवि श्रीवास्तव हैं, आप जेएनयू में प्रोफेसर हैं। आपने हाल ही में उत्तर प्रदेश में अलग अलग सरकारों के दौर में हुए विकास को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है। तो आर्थिक विकास किस तरह का समाजवादी पार्टियों के दौर में रहा है, उस पर आपसे बातचीत करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ उर्मिलेश, वरिष्ठ पत्रकार, यूपी और बिहार की राजनीति पर नज़दीक नज़र रखते हैं। और इसके अलावा हमारे साथ हैं विद्या सुब्रमण्यम, आप द हिंदू अखबार में सेंटर फॉर पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट में सीनियर फेलो हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पर मौजूद छात्र छात्राओं का भी मैं स्वागत करना चाहूँगी। तो सबसे पहले अपनी चर्चा में मैं शुरुआत करना चाहूँगी उर्मिलेश जी आपसे। हमने समाजवादी पार्टी के राजनीतिक भविष्य के बारे में चर्चा की शुरुआत की है। क्या जो समाजवादी पार्टियां इस समय देश में सक्रिय हैं वो वास्तव में अपने स्वभाव से, अपने चरित्र से समाजवादी बनी हुई हैं? देखिए, भारत में समाजवादी आंदोलन या समाजवादी राजनीतिक धारा के नाम से जो पार्टियां लोकप्रिय या प्रचलित हो गईं वो पार्टियां थी जो एक समय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कांग्रेस से या सीएसपी से जुड़ करके काम कर रही थी। बाद के दिनों में सोशलिस्ट पार्टी बनी। अब आप जानते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी में कितने खंड हुए। मुझे लगता है खंड के अलग अलग खंडों के नेताओं को भी अंदाज नहीं होगा कितने खंड बने। तो उनको चिन्हित किया जाता है आमतौर पे, जबकि समाजवाद तो एक बड़ा शब्द है। दुनिया के अनेक मुल्कों में जो सोशलिस्ट मूवमेंट है या सोशलिस्ट पार्टी है वो वामपंथी जो पॉलिटिकल कंटेंट है जिनका, उनको भी माना जाता है। लेकिन अपने यहाँ ऐसी मध्यमार्गी पार्टियाँ जो कांग्रेस से और जनसंघ से अलग थीं, वो आमतौर पे मध्यवर्ती जातियों को बेस बनाकर आगे बढ़ी थीं। मध्यवर्ती जातियाँ जब हम कहते हैं तो ऐसी जातियाँ जो गैर विप्र हों और शूद्र हों। जो शूद्र समाज था, शूद्र का मतलब जिसमें तमाम पिछड़ी जातियां आ जाती हैं। इसमें शुरू से ही हमने देखा कि इस आंदोलन में दलित और जो उच्च वर्ण के लोग हैं उनका सामाजिक आधार में वो नहीं थे, लेकिन नेतृत्व में जरूर थे जो अपर कास्ट के लोग थे। तो अब आपका ये सवाल है कि मैं क्या स्थिति है? सवाल यही है कि समाजवादी पार्टियां या समाजवाद के नाम से निकली हुई पार्टियां क्या वास्तव में अपने चरित्र से समाजवादी हैं? हाँ, तो देखिए, शुरू के दौर में जो इन लोगों ने अपना एजेंडा एक तय किया था, जिस तरह का भारत की कॉन्क्रीट परिस्थितियों में जिस तरह का एक समाजवादी विचार, समाजवादी धारा, समाजवादी समाज ये लोग बनाना चाहते थे, बहुत हद तक उसको ये लोग आगे ले जाते थे। उसके बड़े नेता इन लोगों के जो थे इन धाराओं के, भूपेंद्र नारायण लोहिया साहब, भूपेंद्र नारायण मंडल साहब, तमाम बड़े नेता निकले जिन्होंने इन चीज़ों को आगे बढ़ाया। लेकिन बाद के दिनों में मुझे लगता है, और
जो डिजनरेशन हुआ, जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि कास्ट से केवल आइडेंटिफाई हो गई ये पार्टियां, कास्ट को शामिल करना एक सामाजिक आधार के रूप में, वो तो ठीक था, वो कोई बुरी चीज नहीं थी, क्योंकि मध्यवर्ती जातियां जो थी, जो शूद्र समाज था, 2.5 दशक में कुछ तो आगे बढ़ना चाहिए। एग्जैक्टली, तो शूद्र समाज था, उसका रिप्रेजेंटेशन न तो आजादी की लड़ाई के नेतृत्व में था और न तो कांग्रेस पार्टी में था। ये एक बहुत बड़ी कमी कांग्रेस पार्टी की थी। छोटे छोटे ग्रुप्स बन रहे थे उन दिनों, त्रिवेणी संघ बिहार में बन रहा था, महाराष्ट्र में बहुत सारे, कर्नाटक में बहुत सारे किसान आंदोलन थे, तो इनको समेटते हुए इनको आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन हुआ ये कि एक एक कास्ट, एक एक दो कास्ट को लेकर ये लोग अपना अपना अलग गिरोह बनाते गए, अलग अलग अपना गुट बनाते गए, और फिर डिजनरेशन की वो जो प्रक्रिया है इनको विचारहीनता की तरफ ले गई। और वंशवाद जो आज राजनीति में देखा जा रहा है, वो कांग्रेस में पहले से ही, ऐसा नहीं कि नहीं था, दूसरी पार्टियों में समाजवादी पार्टियां भी इसकी शिकार पार्टियों, ये पार्टियां पूरी तरह शिकार हो गई अपनी विचारहीनता के कारण, और इन्होंने अपने सामाजिक आधार के साथ भी न्याय नहीं किया। जी, तो आपने कहा कि अपने सामाजिक आधार के साथ भी न्याय नहीं किया समाजवादी पार्टियों ने, और विचारहीनता की शिकार भी हो गई। मैं त्यागी जी आपसे भी जानना चाहती हूँ, आप भी लंबे समय से समाजवादी आंदोलन और समाजवादी पार्टियों से जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टियों का जो कोर फैक्टर था वो है जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के भेदभाव से मुक्त समाज बनाना, खेतीहर मजदूरों की लड़ाई लड़ना और पूंजी का सामाजिक वितरण करना, विकेंद्रीकरण पर जोर देना। ये कुछ फैक्टर्स थे जो समाजवादी विचारधारा समाजवादी विचारधारा इससे आइडेंटिफाई होती थी। क्या आज की जो समाजवादी पार्टियां हैं, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी पे अभी बात नहीं कर रही हूँ, जो तमाम समाजवादी पार्टियां हैं वो इस कोर इश्यू को लेके आगे बढ़ रही हैं, या अपने आप को केवल जातिवाद तक समेट कर रख दिया है उन्होंने? देखिए, रूस की क्रांति के बाद भारत के स्वाधीनता संग्राम पर उसकी बड़ी छाप पड़ी। सरदार भगत सिंह से लेकर के जवाहरलाल नेहरू से लेकर के लोहिया, जयप्रकाश और नरेंद्र देव तक, नंबूदरी पाद तक, इन सब लोग जो कांग्रेस में उच्च स्थान पाए हुए नेता थे, इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई। और कांग्रेस पार्टी चूँकि ये बड़े सामंतों की भी पार्टी थी, राजे रजवाड़ों की पार्टी थी, इसलिए कांग्रेस पार्टी को पहले इन्होंने रेडिकलाइज करने का काम किया। अपने उस लक्ष्य में जब प्राप्त होते ये नहीं दिखे, तो गांधी जी के भी मना करने के बाद और जवाहरलाल के भी मना करने के बाद 1948 में नासिक सम्मेलन में इन्होंने समाजवादी पार्टी का गठन किया। नंबूदरीपाद, गोपालन जी और सुंदरिया जी वामपंथी या कम्युनिस्ट आंदोलन में चले गए। उस समय जो नासिक का घोषणा पत्र है वो एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, जिसमें इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी बनाना क्यों जरूरी है। उस समय बंटवारे के बाद जो सांप्रदायिकता की विभीषिका थी, उसमें लगभग 15 लाख के करीब लोगों की जानें गई थी। सारा देश सांप्रदायिक आधार पर बटा हुआ था। इसलिए इनका पहला लक्ष्य था इस सांप्रदायिक जो उन्माद है उसको रोकना। दूसरा इनका था कि कांग्रेस पार्टी अब सरकारी पार्टी बन गई है, ये किसान, मजदूर, खेत और खलिहानों के सवाल से दूर होगी और इसकी भाषा और संस्कृति भी सरकारी हो जाएगी। लिहाजा एक ऐसी पार्टी की जरूरत पड़ेगी जो हिंदुत्व की या उस समय जो ये नफरत की जो पार्टी है उसका विकल्प बन सके। नंबर 3, साम्यवादी आंदोलन अपने आप को भारतीय समाज की मुख्य धारा का हिस्से के साथ नहीं जोड़ पाया। उसके जो सामाजिक और आर्थिक विश्लेषण थे वो यूरोपीय परंपराओं के तो अनुरूप थे, लेकिन भारतीय समाज में उसकी गहरी घुसपैठ नहीं हो पाई। इसलिए उनका ऐसा मानना था, ना तो साम्यवादी, ना घोर दक्षिणपंथी जो उस समय की जनसंघ या हिंदू महासभा थी वो, और जो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व की कांग्रेस पार्टी थी वो भी आने वाले समय में मजदूरों की पार्टी नहीं बन पाएगी। और जिस तरह से उत्पादन के जितने साधन हैं, कुछ वर्गों के कुछ आपने ये तो बताया त्यागी जी कि किस आधार पर ये पार्टी बनी या ये पार्टियां बनी। पार्टियां बाद में बनी, पहले तो समाजवादी विचारधारा सामने आई। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो तो आपने जो कहा कि कांग्रेस पार्टी सरकारी पार्टी बन गई, सत्ता की पार्टी बन गई, और उसी के विकल्प या दक्षिणपंथी राजनीति के विकल्प के रूप में उभरने की कोशिश थी इन समाजवादी पार्टियों की या समाजवादी विचारधारा की। लेकिन जो ये समझ थी वो क्यों कमजोर पड़ने लगी वक्त के साथ, मैं ये सवाल करना चाहती हूँ। अमृता जी, मैं उसी पा रहा था, थोड़ा अपने बीच में व्यवधान कर दिया पूछ करके। 1952 में जब पहला चुनाव हुआ जी, मत प्रतिशत इसका काफी रहा, लेकिन चुनाव में अपेक्षित सफलता इनको प्राप्त नहीं हुई। जयप्रकाश जी निराश होकर के राजनीति से दूर हो गए,
विनोबा जी भूदान के आंदोलन में चले गए, डॉक्टर लोहिया और नरेंद्र देव जी, सरीखे अशोक मेहता जी, कृपलानी जी, ये पीएसपी वगैरह बनाकर या केएमपीपी किसान मजदूर पार्टी बना करके चलते रहे। लेकिन उस समय कांग्रेस पार्टी का जो बिंब बना हुआ था उसको तोड़ना समाजवादी आंदोलन के लिए जरूरी था कि ये कोई गांधी या फ्रीडम मूवमेंट की लीगेसी की एकमात्र पार्टी नहीं है। इसलिए जवाहरलाल का भी बुत तोड़ते रहे। जवाहरलाल के वो इसलिए खिलाफ नहीं थे, जवाहरलाल धर्मनिरपेक्ष हैं, समाजवादी हैं। वो जवाहरलाल जी के इसलिए नाराज थे या विरोध में थे या खिलाफ थे कि जिस जवाहरलाल ने आजादी की लड़ाई के दौरान समाजवाद के और धर्मनिरपेक्षता के सपने हमें दिखाए थे, उस दिशा में उतनी प्रगति जवाहरलाल नहीं कर पा रहे हैं जैसी इच्छा और अपेक्षा समाजवादियों को उनसे थी। तो उनके विरोध में और जो जनसंघ और हिंदू महासभा के नेता थे, जवाहरलाल के आंकलन को लेकर के दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। यह दुर्भाग्य है कि हमारा जो गैर कांग्रेसवाद था, हमारा जो जवाहरलाल नेहरू का विरोध था, उसका फायदा समाजवादी आंदोलन को ना मिलने के बजाय घोर दक्षिणपंथी और सांप्रदायिक जो दल थे उनको मिल गया। आज परिस्थितियां ये हैं कि जो गैर बराबरी है समाज में वो पहले से ज्यादा बढ़ी है। अगर विश्व बैंक की रिपोर्ट को या दूसरी रिपोर्ट को आप मानते हैं पैमाना, तो 1% लोगों के हाथ में 50% से ज्यादा के इकोनॉमिक एसेट्स हैं। बावजूद इसके कि तमाम समाजवादी विचारधारा के नाम पर पनपी पार्टियां आज देश में कम से कम आधे दर्जन से ज्यादा ही हैं और वो समाजवाद के नाम पर राजनीति कर रही हैं। दायरे में मैं किसी एक पार्टी के दायरे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन तमाम समाजवादी विचारधारा से निकली हुई पार्टियों की बात कर रही हूँ, उन सब के होते हुए भी। और आप कह रहे हैं कि सत्ता चलाने की पार्टी बनने के बजाय हम चाहते थे कि विचारधारा की पार्टी बने और गरीबों, मजलूमों, वंचित वर्गों की पार्टी बने और उनकी आवाज को आगे बढ़ाएं। वो सारी विचारधारा क्यों कमजोर पड़ गई? कमजोर नहीं पड़ी, मैं आपसे मेरी असहमति है। जो गैर कांग्रेसवाद था वो उस समय हमारा लक्ष्य था, और समाज में जो अंतर विरोध है उसकी दशा और दिशा बदलती रहती है। कांग्रेस पार्टी अगर नहीं हटेगी तो देश से जड़ता की जो राजनीति है वो समाप्त नहीं होगी। इसलिए हमारा लक्ष्य कांग्रेस को हराने का था, और हमें फक्र है कि हमारे पुरखों ने अपने आप को होम करके, चाहे राजनारायण रहे हो, मधुलिमा हो, जॉर्ज फर्नांडीज हो, चाहे उसमें लोहिया हो, जयप्रकाश हो। तो आप ये अब मानते हैं कि गैर कांग्रेसवाद की राजनीति अब आपकी सफल हो गई आज के दौर में? आप पूरी नहीं होने देती मेरी बात। गैर कांग्रेसवाद की राजनीति के चलते हमने 67 में भी और 77 में भी कांग्रेस पार्टी को सत्ता से अलग किया। इसी बीच में जो सांप्रदायिक शक्तियां थी, जो राइट विंग की पार्टियां थी, जो दक्षिणपंथी अधिनायकवाद के सपने देख रही थी, वो हमारी आड़ में इतनी मजबूत हो गई कि गैर कांग्रेसवाद इररिलेवेंट हो गया। मैं यही सवाल करना चाहती थी, एग्जैक्टली यही सवाल करना चाहती थी कि आप लोग जो गैर कांग्रेसवाद की राजनीति से राजनीति कर रहे थे और सोचते थे कि शायद हम समाजवाद की धारा को ज्यादा मजबूत कर पाएंगे या इनकलकेट कर पाएंगे समाज के अंदर, वो तो कर नहीं पाए। लेकिन दूसरी तरफ दूसरी धारा की जो दक्षिणपंथी धारा की पार्टियां थीं वो अपनी जड़ें जमाती चली गई और आज वो आपसे भी ज्यादा और कांग्रेस से तो खैर ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। मैं जावेद जी आपसे सवाल करना चाहती हूं। हाँ, उसमें उस समय कांग्रेस पार्टी जो सारी जड़ताओं की केंद्र हो गई थी उसको हटाना जरूरी था। और आज जब समाज में बंटवारे की, दक्षिणपंथी अधिनायकवाद की जब चुनौती मिली है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आज तो ना गैर कांग्रेसवाद के हम पक्षधर हैं, और उस दक्षिणपंथी अधिनायकवाद और सांप्रदायिक खिलाफ अगर कोई जमावड़ा बड़ा होगा तो समाजवादियों का। एक लाइन मैं इन पर जोड़ूंगा। हमारे प्रिय मित्र हैं त्यागी जी, लेकिन इनकी बात से भी साफ होती है एक चीज कि अगर सांप्रदायिकता की विचारधारा को, दक्षिण पंथ की विचारधारा को, जिसको आज हिंदुत्व कहते हैं, उसको अगर प्रामाणिकता सबसे अधिक क्रेडिबल बनाने का पॉलिटिकली काम कोई किया तो इस धारा के लोगों ने किया, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। और यही नहीं कि मैं 67 69 की बात केवल कर रहा हूं, आप बाद में भी देखिए कांग्रेस से लड़ने के लिए इन्होंने उससे हाथ मिलाया। 90 के दशक में जो सत्ता में सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे समाजवादी धारा के लोग, तब किसका साथ लिया? नहीं, लालू प्रसाद से किसका साथ लिया और किस विचारधारा को लड़ने के लिए आप बात कर रहे थे? इनकी नाराजगी हुई बिहार में, तो इनकी राजनीति का एक धड़ा जिसको अब केसी त्यागी जी रिप्रेजेंट करते हैं जी, और उस समय भी कर रहे थे, वो उसी के साथ जाके चले गए, उसी के साथ जिसका आप विरोध करने के लिए आए थे, उसी के साथ चले गए। इसका जवाब देना मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया। जब कांग्रेस पार्टी
और जनसंख्या भारतीय जनता पार्टी में मात्रा भेद कम हो गए। जब समाज के जो कमजोर तबके हैं, पसमानदा तबके हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, दलित लोग हैं, उन पर आक्रमण करने के मामले में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की नीतियां एक जैसी होगी। जब नव उदारवाद के नाम पर, जब औद्योगिकरण के नाम पर, प्राइवेटाइजेशन के नाम पर कांग्रेस पार्टी की नीतियों में भाजपा की नीतियों में फर्क नहीं बचा, तब हमने उसका विरोध किया। उसके लिए ये सही है कि लेकिन अगर व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो सभी वो दल, समाजवादी दल जो गैर कांग्रेसवाद का नारा देते थे, वो असल में देखा जाए तो उसी तरह की बीमारियों से ग्रस्त हुए जिसका वो विरोध करते थे। ऐसा क्यों हुआ जावेद जी? देखिए, ठीक उस तरीके की बीमारियों से ग्रस्त हो गए वैसा तो मैं नहीं मानता, लेकिन एक बात मैं पहले ये कहना चाहता हूँ, ज़रा इस बात पर भी गौर कीजिए, क्योंकि हम समाजवादी आंदोलन की भविष्य और उसकी प्रासंगिकता के बारे में बात कर रहे हैं। जब भी देश के अंदर बदलाव की बयार चली है तो उसका केंद्र बिंदु हमेशा समाजवादी आंदोलन से निकले हुए लोग या दल या विचारधारा रही है। उस पे बात करें, मैं उससे पहले एक सवाल जरूर आपसे पूछना चाहती हूँ। आपने कहा कि आप गैर कांग्रेसवाद का जो आप लोगों का नारा था समाजवादियों का, उसकी कमजोरियों से, उसकी बीमारियों से आप ग्रस्त नहीं हुए। मुझे जरा उदाहरण बता दीजिए कि वो जो उसकी कमजोरियां थी, चाहे वो परिवारवाद हो, चाहे वो पूंजीवाद हो, चाहे और आप लोग के हिसाब से गरीबों मजलूमों को नजरअंदाज करने की बात आप लोग जो कहते रहे, अगर वो तमाम चीजें थी या जातिवाद को नजरअंदाज करने की बात थी, उससे आप लोग कहाँ भिन्न निकले? आप लोग भी उसी परिवारवाद में फंसे हुए हैं, आप लोग भी उसी जातिवाद में फंसे हुए हैं, आप लोग भी उसी पूंजीवाद में फंसे हुए हैं। आपके पास कार्यक्रम का कोई नया मॉडल, आर्थिक मॉडल नहीं है। देखिए, भारत के अंदर जो समाजवाद का विचार लोहिया जी ने फैलाया, वो यूरोप में कम्युनिस्ट पार्टियों द्वारा समाजवाद का जो प्रचार प्रसार था, वो इस मामले में भिन्न था कि हम शोषण विहीन समाज तो बनाना चाहते हैं और शोषण के जितने भी साधन हैं उनको समाप्त करना चाहते हैं, वहां तक तो ठीक है। लेकिन भारतीय संदर्भ में जाति व्यवस्था भी, जाति भी यहाँ शोषण का बहुत बड़ा औजार है। इसलिए जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ना और जातियों को संगठित करना, जातियों के नाम पर ना हो करके, लेकिन समाजवादी दायरे में, समाजवादी आंदोलन के दायरे में उन जातियों को इकट्ठा करना, ये भी यहाँ के समाजवादी आंदोलन के सामने एक बड़ा सवाल था। 2.5 दशक बाद भी आप वहीं पे खड़े हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पाए। अब उसमें परेशानी क्या हुई कि भारत का जो शासक वर्ग है वो इतना चतुर और चालाक है कि जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई जो शक्तियां लड़ रही थी, उन्हें जातिवादी कह करके चिन्हित कर दिया गया। नहीं, आप ये उदाहरण बता दीजिए कि वो जातिवाद से ग्रस्त कैसे नहीं है। हमें तो सवाल मतलब दर सवाल नहीं, आप किस प्रकार समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र आप ये बताइए कि वंचित वर्गों के लिए मैनिफेस्टो आएगा, वो देख लीजिए, उसका कॉन्स्टिट्यूशन देख लीजिए, आप कैसे समाजवादी पार्टी को जातिवादी मुझे पार्टी एक वाक्य कहने की इजाजत दीजिए। देखिए, आपने कहा कि आप लोग जाति को महत्व देते थे जो यूरोपियन वामपंथी नहीं देते थे। चलिए, मान लिया इस देश में जाति के बारे में आप लोगों की जो राजनीतिक सोच थी, हम ये समझना चाहते हैं कि जिस दौर में अम्बेडकर थे, अम्बेडकर से कोई ऐसा बड़ा नेता इस देश में पैदा नहीं हुआ जिसने जातियों पर उतना शोधपूर्वक काम किया। भाषण नहीं दिया, केवल शोधपूर्वक काम किया। और उनकी महानतम बुकलेट एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, कोई सोशलिस्ट मूवमेंट का आदमी ऐसा राजनेता नहीं है, बुद्धिजीवी नहीं है, जिसने उतने प्रतिभाशाली ढंग से भारतीय समाज, भारतीय इतिहास और जाति को एनालाइज किया हो जैसा अंबेडकर करते हैं अपनी छोटी सी बुकलेट में। डॉक्टर लोहिया ने भी किया। नहीं सर, मैंने लोहिया को पढ़ा है और ठीक से पढ़ा है, मैं अन्याय नहीं कर रहा हूं आपके बारे में। लेकिन मेरा यह कहना है कि आपकी पूरी धारा अंबेडकर से चिढ़ती क्यों रही? नंबर एक, आपके राजनीतिक नेता बाद के दिनों में दलित और पिछड़ों के बीच एकता की जो बुनियाद होनी चाहिए थी, आप उसको तोड़ते रहे। यही नहीं, एक बार छोटी सी शुरुआत हुई, उसका कितना कटु अंत हुआ जो आज तक बरकरार है कि आप लोगों ने, मुझे अच्छी तरह याद है, आपके आदरणीय नेता मुलायम सिंह यादव ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोपरनिकस मार्ग पर कहा, सारे पत्रकारों के बीच मैं वहां मौजूद था, कि दलितों ने सोशलिस्ट मूवमेंट को कभी वोट नहीं किया। ये लोहिया जी हमारे नेता कहा करते थे। जब आपके इतने बड़े नेताओं का इतना खराब सोच है दलितों के बारे में, खासकर दलित और पिछड़ों की एकता की दरार आप लोगों ने रखी, उसको
इसको बल्कि बेहतर ढंग से वामपंथियों ने अपने प्रभाव के पॉकेट्स में ज्यादा मजबूत किया था। आप लोगों ने दलित पिछड़ों की एकता को तोड़ करके जो ब्राह्मणवाद को, जो उपनिवेश, जो लिबरल आज का नव उदारवाद है, उसको चुनौती दे सकती थी। दरअसल आप लोगों ने उसकी संभावनाओं को मटियामेट किया आप लोगों ने वंचित वर्ग को सीमित कर दिया एक जाति विशेष तक। एक वाक्य में दोनों लोगों की पार्टियां उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या कर रही हैं, जो उर्मिलेश जी ने आरोपित किया है। सर आप एक सेकंड, आप दोनों लोगों की पार्टियां आज सत्तारूढ़ हैं, उत्तर प्रदेश बिहार, देश के सबसे बड़े दो राज्यों में। पहले सवाल का जवाब हो जाए। आपकी पूरी इकोनॉमी नौ उदारवाद की है, कोई फर्क नहीं है सर। आपकी आर्थिकी में और केंद्र की आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक दोनों पहलू पे पत्रकार हैं और मैं छात्र जीवन से इनसे परिचित हूं और इनके भाषण सुनकर के प्रेरणा भी लेता रहा हूं। लेकिन किसी एक प्रदेश के अंदर अलग आर्थिक नीति शायद लागू नहीं की जा सकती है। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो दलित और पिछड़ों की एकता को तोड़ने का इल्जाम आप हमारी धारा पर या हमारे दल पर मढ़ रहे हैं, जब आपकी याददाश्त को मैं कहूंगा जरा दोहराने के लिए, तो 1995 का वो दिन याद कीजिए जिस दिन दक्षिणपंथी ताकतों के साथ मिलकर के दलितों के नाम पर राजनीति करने और वोट बटोरने वाली शक्तियां उनके खेमे में जाकर के खड़ी हो गई थीं। तो आप खुद अंदाजा लगा लेंगे और आप पता कर लेंगे कि दलित और पिछड़ों की एकता को आधुनिक दौर में राजनीति में किन्होंने तोड़ा है। लेकिन समाजवादी आज भी दलितों के जो प्रश्न हैं उनके प्रति प्रतिबद्ध है। समाजवादी आज भी दलितों के उत्थान के लिए आज भी प्रतिबद्ध हैं और जहां जहां समाजवादी पार्टी सत्ता में कुछ भूमिका अदा कर रही हैं, वहां दलितों के उत्थान के और दलितों को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम भी उसी तेजी के साथ चलाए जा रहे हैं जितने पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए चलाए जा रहे हैं। जहाँ तक बिहार का एक मिनट में मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने सवाल में बिहार भी लपेट दिया। जितना वीकर सेक्शंस का, जितना अंबेडकर की विचारधारा का सशक्तिकरण बिहार में हुआ है, शायद देश में किसी राज्य में हुआ। हम इस पे बात करेंगे। 50% आरक्षण आज वहाँ पे महिलाओं का है। मैं रवि श्रीवास्तव जी के पास जाना चाहती हूँ। रवि श्रीवास्तव जी, इन दोनों का कहना है कि हमने जाति को और जो समाज को जोड़ने के जो भी तंत्र थे उसको मजबूत करने का काम किया। आपने एक लंबा रिसर्च किया कि किस तरह से आर्थिक पैमाने पर समाजवादी पार्टियां और खास तौर से उत्तर प्रदेश में जो अभी मौजूदा पार्टी है सत्ता में, उसका फेल्योर सामने आया। सिर्फ क्या कार्यक्रम बनाने से या छोटे मोटे कुछ फ्रीबीज बांट देने से ये मान लिया जा सकता है कि उन्होंने समाज की भलाई के लिए या समाजवाद के विकास के लिए कोई बड़ा काम किया? देखिए, पहले तो जो प्रश्न उठ रहे थे, मैं ये कहना चाहूँगा कि समाजवादी आंदोलन देश में महत्वपूर्ण आंदोलन रहा है, स्वतंत्रता आंदोलन के पहले भी और बाद में भी। लेकिन समाजवादी आंदोलन कभी भी अपने को सांगठनिक रूप से एक समाजवादी संगठन में पूरी तरह से तब्दील नहीं कर पाया। शुरू से ही उसमें विघटन की प्रक्रिया रही। चिंतक बहुत महत्वपूर्ण चिंतक रहे जिन्होंने भारत की समस्याओं का भारत के संदर्भ में, सामाजिक संदर्भ में उसका विश्लेषण किया। लेकिन संगठन कभी भी एक संगठन नहीं बन पाया जो समाजवादी आदर्शों को आगे ले जाके चल सके। समाजवादी आंदोलन ने सन 76 तक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस देश में अदा की। 77 में जनता दल की सरकार बनी और 76 से उसका एक तरीके से मैं कहूँगा बिखराव और पतन शुरू हो गया, जब से उन्होंने दक्षिणपंथी ताकतों से हाथ मिलाया। लेकिन 72 और 76 के बीच में महत्वपूर्ण आंदोलन जो देश में चले, चाहे वो महंगाई के खिलाफ वाला आंदोलन हो, चाहे वो लैंड ग्रैब का, भूमि के प्रश्नों पर आंदोलन रहा हो, और बाद में इमरजेंसी के खिलाफ जो आंदोलन था, तीनों आंदोलनों में समाजवादियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। सरकार में भी अगर देखें तो महाराष्ट्र में खास तौर से बहुत महत्वपूर्ण चिंतक रहे समाजवादी आंदोलन के, और काफ़ी सारी नीतियां, अच्छी नीतियां, समतामूलक नीतियां। लेकिन हम उस इतिहास से अब आगे बढ़ चुके हैं। तो लेकिन मैं उसके बाद बिहार में और यूपी, ये दो राज्य हैं जिनमें समाजवादी, अपने को कहने वाले समाजवादी लोग किसी न किसी संगठन के तहत शासन में रहे हैं, एक लंबे अरसे तक शासन में रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, समाजवादी आंदोलन कैसे है, उसकी हम किस तरह से बाउंड्री खींचे, सीमा रेखन करें, ये एक अलग आधार पे उसका विश्लेषण करने के लिए आपसे कह भी नहीं रही हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि समाजवादी आंदोलन की जो मुख्य बिंदु रही वो एक समतामूलक समाज, समतामूलक समाज, समतामूलक अर्थतंत्र,
समतामूलक राजतंत्र। इसीलिए विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था की बात करना, अपने को लोकशाही से, डेमोक्रेसी से बराबर जोड़ना, ये तीनों पक्ष रहे हैं। लेकिन अगर आप समाजवादी सरकारों को देखें तो जो राजतंत्र का पक्ष रहा है, डिसेंट्रलाइज्ड अर्थव्यवस्था का पक्ष, और बहुत मजबूती से समाजवादी आंदोलन में रखा गया, ये कभी भी तब्दील नहीं हुआ। किसी भी तरह से इसको किसी भी एक कार्यक्रम में तब्दील करने की कोशिश इन सरकारों ने नहीं किया। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो आर्थिक नीतियों पर आती है, जैसा कि उर्मिलेश ने संक्षेप में कहा कि जो आप अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो सन 67 और सन 73 के बीच में, और उसके बाद सन 79 के बाद से कई बार समाजवादी सरकारें उत्तर प्रदेश में रही हैं, बिहार में रही हैं। अगर आप इनकी आर्थिक नीतियों को देखें तो इनकी आर्थिक नीतियों में और जो दक्षिणपंथी पार्टियां जो शासन में रही हैं, उनकी आर्थिक नीतियों में कोई अंतर नहीं रहा है। ये नव उदारवाद, न्यू लिबरलिज्म से प्रभावित रही हैं। आज भी अगर आप उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार को देखें तो जिन नीतियों की वो बात कर रहे हैं, वो सुपर एक्सप्रेस हाईवे की बात कर रहे हैं, उसमें कहीं भी आपको एक समतामूलक समाज, अर्थतंत्र के आधार पर जो आर्थिक, जावेद जी ने कहा कि साहब ये तो कोई भी सरकार अपने कोई राज्य अपने बूते पर नहीं करता, ये मैं इस बात को नहीं मानता हूं, क्योंकि मैं तो ये समझना चाहूंगा कि जो समाजवादी आदर्श थे, किसी भी सरकार ने उनको किस हद तक अपने स्तर पर बदलने की कोशिश की। न सिर्फ आदर्श बल्कि उस विचार को लोगों तक पहुंचाने में इन समाजवादी पार्टियों ने क्या भूमिका निभाई। मैं विद्या जी आपको भी शामिल करना चाहती हूँ। पहले से शुरू करती हूँ। ये है कि ये जो सोशलिस्ट पार्टीज हैं, पहले से वो उनको कोई भी कभी भी वो इस बात से वो पीछे नहीं हटे कि हम ये जो राइट विंग लोगों के साथ जाए। सबसे पहले तो स्वतंत्रता पार्टी वगैरह उनके साथ थे। उसके बाद जब इंदिरा गांधी आई, अगर आप देखिएगा आज, उस समय इंदिरा गांधी और अब नरेंद्र मोदी दोनों ही बहुत सोशलिज्म की बात करने लगे हैं। इंदिरा गांधी ने तो सोशलिज्म को कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में ऐड किया था, उसके पहले तो था नहीं, तो उसका कंट्रीब्यूशन वहाँ था। उसने क्या किया, बैंक नेशनलाइजेशन किया, प्रिवी पर्सेस को ख़त्म किया, और वो तो बन गई। आज भी अगर आप कोई भी गरीब बस्ती में जाएं तो इंदिरा गांधी का नाम ज़रूर लेंगे। इतना प्रभावित किया गरीब लोगों को उसने। तो उस समय इन लोगों ने क्या किया, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंदिरा गांधी को मैं बहुत मानती नहीं हूँ और वो अथॉरिटेरियन बहुत थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि सिर्फ उसका अथॉरिटेरियनिज्म को सामने रख के जल्दी से हाथ मिला लिया जनसंघ से हाथ मिला लिया। फिर वो इमरजेंसी में पूरा जो भी आंदोलन चला है, हाँ ये ठीक कह रहे हैं कि उनका बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन किसके साथ रहे वो, जयप्रकाश नारायण ने, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जनसंघ जो है बिल्कुल कम्युनल नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि उसका कम्युनलिज्म खत्म हो गया है। फिर उसके साथ मिलके फिर उन्होंने सरकार बनाई। उसके बाद तो खत्म ही हो गया सोशलिज्म वगैरह। अच्छा, उसके बाद अगर आप आगे के एक और एग्जाम्पल देखेंगे तो वो हुआ 1989 में। वीपी सिंह बाहर निकल के आए कांग्रेस के। उस समय भी वो एंटी कांग्रेसिज्म था। उस कांग्रेसिज्म में भी मुलायम सिंह साथ में थे, चंद्रशेखर साथ में थे, सारे समाजवादी लोग साथ में थे। अच्छा, लेकिन ये एक जो बात बहुत कम बाहर आती है, लेकिन हम लोग जितने भी रिसर्च वगैरह करते हैं और लोगों से बात करके और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनसे बात करके ये पता चलता है कि वीपी सिंह का पूरा जो भी आंदोलन था, जिस तरह से वो वापस आए, उसका जो लॉजिस्टिक सपोर्ट किसने किया, आरएसएस ने किया। आरएसएस खुद कहती है, एक इंस्टेंस कहती है, इसका हमने खर्च किया, उसका हमने खर्च किया। मैंने खुद देखा है जब मैं इलाहाबाद में थी, जब वीपी सिंह उधर। तो ये सवाल है कि आखिर समाजवादी विचारधारा से जुड़ी पार्टियों को, अभी मैंने पूरा जी के सबसे बड़े आलोचक उस समय जब वो मुख्यमंत्री थे तो एक समाजवादी थे, मोहन सिंह जी, जिन्होंने उनके ऊपर बहुत गहरे आरोप लगाए थे, गहरे विषयों पर आरोप लगाए थे। और उससे ज्यादा वीपी सिंह जी खुद मंगलदेव विशारद समिति जो बनी थी, जो कि भू प्रश्नों को देख रही थी, उसने बताया था कि खुद उनका परिवार कितना बड़ा भूस्वामी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है। तो मैं ये समाजवादी आंदोलन के संदर्भ में जो ये गठजोड़ बने, इनके बारे में। मुलायम सिंह का सीधा वीपी सिंह से किस बात पे लड़ाई हुई यूपी में? इस बात से लड़ाई हुई कि आप जो हैं हमारे जो डेकॉइटी को खत्म करने के बाद से आप लोग पिछड़े
और दबे उन लोगों के खिलाफ आप कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के साथ मिल गए। उसके बाद आइए आप देखिए, ये जो यहाँ पे जैसे इन्होंने कहा कि सब लोग कह रहे हैं कि कोई भी आप प्रदेश ले लीजिए जहाँ पे सोशलिस्ट, चाहे वो नीतीश कुमार हो या यहाँ पे समाजवादी पार्टी हो, सब ने कॉर्पोरेट जो ग्लोबलाइजेशन, पूंजीवाद का साथ दिया, सबको अपने अडॉप्ट कर लिया जी। अभी यहाँ तक कि आयरनी ये है कि जो हमारा नरेंद्र मोदी जी हैं, वो आचार्य नरेंद्र देव के बाद आचार्य नरेंद्र मोदी बन गए हैं, और चरखा को उन्होंने अपना गांधी बन गए हैं, और कह रहे हैं कि गरीब 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 बात कर रहे हैं, सब मैं गरीब के लिए पैदा हुआ, मैं गरीब हूँ, मैं पैदा हुआ उनके लिए, असल में समस्या ये है कि विचार पर आधारित पार्टियां जब सरकारी स्कीमों को और कार्यक्रमों को लेकर और सत्ता चलाने वाली पार्टियां बन के रह गई, तो ये ह्रास होना शायद निश्चित था, और इस वजह से ये मुश्किलें सामने आ रही हैं। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रखेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं कि विचार की राजनीति के बिना क्या कोई सियासी दल सिर्फ मार्केटिंग की मोहताज तो नहीं रह जाती है, पीआर की मोहताज तो नहीं रह जाती है। हमने समाजवादी पार्टी की राजनीति, समाजवादी विचारधारा की राजनीति पर बातचीत की। उसमें निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी भी है और समाजवाद के नाम पर बनी तमाम दूसरी पार्टियां भी हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के उभार के साथ एक नया बदलाव देखने को मिल रहा है, और ऐसा दावा किया जा रहा है और ऐसा प्रिटेंड किया जा रहा है कि शायद नए तरह के समाजवाद का उदय होने जा रहा है, जिसमें युवाओं को साथ लेकर चलने की बात कही जा रही है, जिसमें महिलाओं को साथ लेकर बातचीत करने या साथ लेकर चलने की बात की जा रही है। क्या इससे कोई समाजवाद की जो ओरिजिनल विचारधारा थी उसकी तरफ लौटने के संकेत आपको नजर आ रहे हैं कहीं पे भी? उसमें एक परिवारवाद भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, देखिए, उसमें मुझे उधर लौटने का तो कोई संकेत इसमें नहीं मिलता, साफ साफ मैं कहूँ। मैं ये भी मानता हूँ कि ये दोनों, जैसा मैंने जो पहले कहा कि ये दोनों तीनों सरकारें, जितनी सरकारें इन लोगों की हैं हाल की, ये सभी न्यू लिबरल इकॉनमी पर ही काम कर रही हैं। नव उदारवादी जो अर्थशास्त्र है या आर्थिक जो सोच है, उसी पर ये लोग काम कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि ये डिफरेंट सोच है। अंतर बस ये है कि इनका सामाजिक आधार अब भी मध्यवर्ती जातियों का बड़ा हिस्सा है, जो वंचित हैं, जो वाकई जिनके साथ जुल्म हुआ है सदियों से। तो वो एक बात सही है, लेकिन जैसे अखिलेश यादव जी का आपने नाम लिया, ये एक नई चीज कर रहे हैं, एक नया प्रयोग है जो लालू मुलायम से बिल्कुल अलग है। वो ये है कि ये अपनी परिवारवाद के दायरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं शायद। मैं यह तो नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि उनकी पार्टी में भी बहुत सारे परिवार के लोग हैं और उन्होंने अब तक ये नहीं कहा है कि वो कैसे आगे, लेकिन वो एक नई चीज ये कर रहे हैं कि वो अपनी परिधि को तोड़ रहे हैं, अपने दायरे को तोड़ रहे हैं जो इनकी पार्टी ने बना रखा था। MY समीकरण, वो ये चाहते हैं कि अपर कास्ट का भी जो एक तरक्की पसंद तबका है वो हमसे जुड़े, जो पिछड़े उससे भी पिछड़े हैं, सबाल्टर्न जो समाज है उससे और नीचे की पायदान पर जो खड़े हैं वो लोग भी जुड़े। ये सब चीजें वो कर रहे हैं, लेकिन जो बेसिक समस्या समाजवादियों के साथ रही हमेशा से, जिसकी तरफ हमने पहले अपनी बात में इशारा किया था, देखिए दो बातें हैं। जब भी इनकी सरकारें बनी, इन्होंने स्ट्रक्चरल चेंज, संरचनात्मक बदलाव की कोई कोशिश नहीं की। एक बात दोनों लोग बता दें, बड़े प्रवक्ता हैं अपनी अपनी पार्टियों के, भाई आप लोग इतने दिन सत्ता में रहे, आपने लैंड रिफॉर्म्स, जो बेसिकली समाजवादी एजेंडा नहीं है, जो बुनियादी तौर पर एक पूंजीवादी एजेंडा है, लोकतंत्र का दायरा मजबूत करता है, आपने भूमि सुधार की कोई कोशिश की ही नहीं कहीं। थोड़ा बहुत किसान की लड़ाई लड़ी आपने, लेकिन भारत में भूमि सुधार बेसिक तौर पे अगर जहां हुआ, कश्मीर हुआ, शेख अब्दुल्ला ने किया, केरल में नंबूद्रीपाद ने किया, बंगाल में जो थोड़ा ऑपरेशन बरगा हुआ वो एक वामपंथी सरकार ने किया, और एक गैर वामपंथी या गैर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता जिसने अपने राज्य में कमोबेश ठीक ठाक लैंड रिफॉर्म्स किया, वो देवराजर्स थे। तो देवराजर्स जो थे वो भी कांग्रेस से निकले थे, क्रांतिरंगा उन्होंने बनाई थी। तो मेरा ये कहना है कि तो संरचनात्मक बदलाव नहीं किए। मैं तो उससे आगे भी बात करना चाहती हूँ, सिर्फ संरचनात्मक बदलाव की नहीं है। हो सकता है आप दोनों कहें कि हमने बहुत सारे अच्छे कार्यक्रम चलाए महिलाओं के हित में या युवाओं के हित में या गरीबों के हित में, कई सारे कार्यक्रम के नाम गिना सकते हैं, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि महिलाएं हों या गरीब हों या वंचित वर्ग हो, उनके हित में सिर्फ कार्यक्रम चलाना ही समाजवादी विचारधारा और राजनीति का उद्देश्य था,
या फिर उन कार्यक्रमों के जरिए अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाना उद्देश्य था? अगर सिर्फ कार्यक्रम चलाकर ही आपको राजनीति करनी थी, तब तो कोई आपसे ज्यादा अच्छे कार्यक्रम चलाएगा, उसकी ज्यादा अच्छी मार्केटिंग करेगा और कल वो सत्ता में आ जाएगा। नहीं, जो बदलाव किसको कहते हैं, चेंज किसको कहते हैं? जो सोशो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, उसमें दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, आदिवासी भी हैं और औरत भी हैं, तो उनकी जो आज़ादी है, जो उनका एम्पावरमेंट है, अल्पसंख्यक भी है। अल्पसंख्यक मैंने कहा, शायद मैंने कहा अल्पसंख्यक भी हैं, उन सब लोगों के लिए, जैसे बिहार की सरकार का अभी जिक्र कर रहे थे, देश का पहला राज्य है जहां 50% आरक्षण महिलाओं को हुआ, नेम 2। लेकिन अधिकार कितने दिए गए? अधिकार भी पूरे हैं। कोई पंचायतों को कितने अधिकार दिए गए? विकेंद्रीकरण पे क्या काम हुआ? विकेंद्रीकरण में बता रहा हूँ आपसे मैं, विकेंद्रीकरण में ये काम हुआ है कि देश का पहला राज्य है बिहार जहां जुडिशियल सर्विसेज के अंदर भी पिछड़ों को और अति पिछड़ों को आरक्षण मिलेगा। असल में कुछ लोग तो आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ हैं, इसी को जातिवाद मानते हैं, जिसे आपने कह दिया कि हम लोग कास्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। समाज के अंदर जितने भी संसाधन हैं उस पर कुंडली मारी हुई जो जाति और जातियों के समूह हैं, उसको तोड़ना अगर जातिवाद है तो हम जातिवादी हैं। नहीं, लेकिन सिर्फ उसी जाति तक आपने 25 सालों में सिर्फ उसी जाति तक अपने को समेट कर क्यों रख लिया? मैं ये जानना चाहती हूँ, क्यों दूसरे तबके को ये एहसास नहीं करा पा रहे हैं या अपने विचार नहीं दे पा रहे हैं कि दरअसल ये उद्देश्य था समाजवाद का और उसमें हम सबको शामिल करना चाहते हैं। सभी शामिल उसमें अगर रहे। ये मैसेज आप नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो समाजवादी विचारधारा का जो मूल उद्देश्य था वो कहाँ पूरा हो पा रहा है? देखिए, जहाँ तक दलितों में और पिछड़ों में संघर्ष की बात है, मैं उर्मिलेश जी आपसे मेरा डिसएग्रीमेंट है। लोहिया और अम्बेडकर मिलकर के एक पार्टी बनाना चाहते थे, शायद आपकी विद्वान आदमी है, आपकी जानकारी में होगा। लोहिया और अम्बेडकर की मुलाकात होती है पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों की एकता के लिए। उसी बीच में डॉक्टर लोहिया का, माफ़ करना, डॉक्टर अम्बेडकर का देहांत हो जाता है। और जो अभी जावेद जी ने कहा, वो कटता पैदा हुई है जब सपा बसपा के गठबंधन से बाबरी के डिमोलिशन के बाद 93 में जब सरकार बनती है, तो उस सरकार को जब तोड़ा जाता है बीजेपी के साथ मिलकर के, तो जरूर समाजवादी पार्टियों की के नेताओं की और कार्यकर्ताओं की जो आक्रामकता है उसको आप दलित विरोधी रूप देना चाहते हैं। असल में वो मैंडेट जो था काशीराम जी का, मुलायम सिंह जी के नेतृत्व, वो फांसीवाद के खिलाफ था, वो सांप्रदायिकता के खिलाफ था। उस मैंडेट को जब बिट्रे किया जाता है तो हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता ज्यादा उग्र हो गए। तो कभी ऐसा वक्त आ सकता है कि कोई नफरत फैलाने वाली पार्टियां इसी तरह से कोई विद्वेष का मुद्दा ले आए और तमाम जातियों के बीच विभेद पैदा कर दें और आप लोग अलग अलग हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, क्योंकि अगर आप अपनी विचारधारा के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो नफरत फैलाने वालों की कमी कहाँ है? अभी नीतीश कुमार जी हैं तो वो अभी तक एनडीए में पहले शामिल थे, उसके बाद उसको तोड़ दिया, फिर लालू जी से मिल गए। अब लग रहा है कि फिर से जाएंगे वहीं पर। सारा लक्षण तो वही है। लग रहा है, किसी और को नहीं लग रहा है ये। आपको नहीं लग रहा है? लेट मी फिनिश फर्स्ट, प्लीज। भयंकर सवाल है उनका। एक बीजेपी का एजेंडा बताइए जो धर्मनिरपेक्षता पर चोट करता हो, चाहे बाबरी मस्जिद का मामला हो, धारा 370 का मामला हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला हो, अखलाक का मामला हो, लव जिहाद का मामला हो, घर वापसी का मामला हो, कश्मीर का मामला हो। एक सांप्रदायिक मुद्दा बताइए इस सरकार का जिसको हमने समर्थन दिया। हम संघ मुक्त भारत चाहते हैं। हाँ, एक सवाल, लेकिन आर्थिक उसके समर्थन से सरकार चला लेते हैं और फिर आप कहते हैं संघ मुक्त भारत। आज कह रहे हैं। खैर, मैं कुछ यहाँ पर नौजवानों से सवाल लेना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि जो सवाल हमसे छूट गए होंगे वो आप ज़रूर पूछेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि गैर समाजवादी और समाजवादी पार्टियाँ जो थीं, इनके कार्यकाल में फ़र्क क्या आया है? इनकी स्कीमों में फ़र्क क्या है? जो गैर साम्राज्यवादी काम कर रहे थे, क्या समाजवाद ने वही किया है या कुछ अलग भी किया है? जी जावेद जी, आप जवाब दीजिए। देखिए, समाजवादी ताकतें जब सरकार में होती हैं तो वो जनता के, नौजवानों के, किसानों के, महिलाओं के, अल्पसंख्यकों के हित के कामों को प्राथमिकता देती हैं। और आज आपके सामने दोनों उदाहरण हैं। केंद्र में एक सरकार है जिसका समाजवादी विचारधारा से दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं है। बिहार में और उत्तर प्रदेश में दूसरी सरकारें हैं जो कहीं ना कहीं समाजवाद के विचार से प्रभावित भी हैं, बल्कि उसको बिल्कुल अपनी विचारधारा मान करके
अपनी नीतियां और कार्यक्रम बना रही हैं, दोनों के कार्यक्रमों की तुलना कर लीजिए। आप पाएंगे कि जिन वंचित शोषित वर्गों के हित में काम होने चाहिए वो प्रदेशों की सरकारें तो कर रही हैं, और दिल्ली की सर सरकार अभी आपने कुछ ही देर पहले कहा था कि प्रदेश की सरकारें केंद्र से अलग आर्थिक नीतियां नहीं बना सकती, उसका जवाब उन्होंने दिया था। और आप एक नीति बता दीजिए जिसको आपने केंद्र से अलग अपने समाजवादी विचारधारा के तहत उत्तर प्रदेश या बिहार में लागू किया। दो आप अपनी तरफ से उत्तर दो प्रदेश नीति के बता अंदर, दीजिए। अमृता जी आपको जानकारी हो, पता नहीं आपको है या नहीं है, आज समाजवादी पेंशन योजना के नाम से 55 लाख गरीब परिवारों को, जो बीपीएल के परिवार हैं, उनको पेंशन दी जाती है। इतना बड़ा काम केंद्र की सरकार भी नहीं कर रही है। मैं एक ही बता रहा हूं जवाब। मैं कुछ कहना चाहूँगा। देखिए, एक तो पूरा समाजवादी ये जो पार्टियां जो कुछ कर रही हैं, इनकी मुख्य धुरी सामाजिक बदलाव की रही है, जो सिकुड़कर एक जाति अंगणित पर आकर अटक गई है। मैं इसको बुरा नहीं मानता हूँ कि आरक्षण का पक्षधर है, ये अच्छी पक्षधर होना चाहिए आरक्षण का जो वर्तमान सामाजिक स्थिति है, लेकिन इनकी सुई उसके आगे नहीं गई है। यहाँ तक कि जो आर्थिक बदलाव आने चाहिए उन घटकों में भी जिनका वो समर्थन लेना चाहती हैं, उदाहरण के तौर पर माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक है, पिछड़ी जातियां हैं, उस आर्थिक बदलाव की ओर भी उनकी दृष्टि नहीं गई है। मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण दूं क्योंकि जावेद जी कह रहे हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा सघन, जिसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं, सबसे ज्यादा सघन उत्तर प्रदेश में है। कैंची उद्योग, शीशे का उद्योग, चमड़े का उद्योग, ताले का उद्योग, कांच का उद्योग, जुलाहे, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है किसी भी प्रदेश की अपेक्षा में। लेकिन अगर आप देखें तो कोई भी सतत इस तरह की नीति नहीं अपनाई गई जिसके माध्यम से हम ये कह सकें, या किसान भी आप ले लीजिए बड़ी मात्रा में, ज्यादातर इनमें से जो शहरों में रहने वाले लोग हैं वो अल्पसंख्यक हैं, कहीं ऐसी नई नीतियां अपनाई गई हैं जिससे कि इनकी परिस्थितियों में बदलाव आ सके। आप बनारस का जो 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 बुनकर उद्योग है उसकी तुलना तमिलनाडु के बुनकर उद्योग से करके देख लें, जहां सहकारी समितियां एक तरह से काम कर रही हैं और बनारस के जुलाहे उद्योग में सहकारी समितियों की कोई भूमिका नहीं है। आज नोटबंदी के दौर में कौन से उद्योगों में और किन लोगों पर सबसे ज्यादा चोट पड़ी है? कैंची उद्योग की बात की जा रही है, जहां जहां कैंची उद्योग हो जाए, यही उद्योग हैं जिनके बुनकर 90% जो जुलाहों की जो आमदनी थी इस समय बनारस में वो शून्य पर आ गई जी। अब इसमें से बहुत सारे हो सकता है युवा उत्तर प्रदेश से भी हो, कुछ आप लोग सवाल करना चाहते हैं, पूछिए। मैं लंबी बहस इस पर चला सकता हूँ। मेरा सवाल ये है कि हाल में जो राजनीति हो रही है समाजवाद के नाम पर, कहीं ना कहीं उसमें ये लग रहा है कि पितृवांशिकता जो है वो चलती आ रही है, और उसमें जो समाजवाद की जो धारणा है वो अपने आप में धूमिल पड़ चुकी है, अपने आप में धूमिल पड़ चुकी है। तो इसलिए समाजवाद की जो परिभाषा, जो पुरानी परिभाषा और जो उसकी परिभाषा है, क्या समाजवादी पार्टियां उन पर खड़ी उतर पाई हैं या नहीं उतर पाई? जी, एक आध सवाल और कोई पूछना चाहता है? सर, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता हूँ। सर, समाजवादी पार्टी जब बनी तो मेरा मानना ये है कि समाजवाद जो सिद्धांत है जिसमें लोगों को एक समरूपता का, एक बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, मेरे हिसाब से अगर किसी व्यक्ति के पूरे शरीर में कोई दिक्कत है तो बस एक बीमारियां हैं तो किसी एक बीमारी पे आप काम करके उस व्यक्ति को ठीक नहीं कर सकते हैं। तो आप बस एम्बुलेंस ला देने से या फिर लैपटॉप बांट देने से ऐसे समाज सही नहीं होता है। सर, आपको भी ये बात माननी पड़ेगी। रही बात नरेंद्र मोदी जी की, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो वो कहते हैं कि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के हैं, तो वो गरीबों के लिए काम करते हैं और उनकी सारी योजनाएं आप देख सकते हैं गरीबों के लिए ही हैं, ना कि अमीरों के लिए हैं। ये बात जनता जो बैठी हुई है या फिर जितने लोग हैं जो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं उनको महसूस होता है। सर, देखिए, समाजवादी पार्टी की जो सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार की बात जो चूँकि समाजवादी आंदोलन से जुड़ी हुई जो ताकत है, जो पार्टी है, वो वहाँ पर सरकार में है, त्यागी जी बताएंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार जितने भी काम कर रही है, सारे के सारे कामों का ओरिएंटेशन गरीबों के लिए, कमजोर तबकों के लिए। मैं इनके सवाल का जवाब देना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सारी योजनाएं गरीब समर्थक हैं। मैं अपने नौजवान दोस्त की जानकारी बढ़ाना चाहता हूं कि पिछले वर्ष और इस वर्ष में किसानों ने पहले से ज़्यादा आत्महत्याएं की हैं। एक उदाहरण तो उनकी प्रगति का ये है।
दूसरा ये लगभग 75 लाख एक साल में विद्वान व्यक्ति श्री श्रीवास्तव जी मौजूद हैं जिनके रोजगार खत्म हुए हैं। तीसरा, किसानों को लालच दिया गया था कि एमएसपी प्लस 50% देंगे और एमएसपी प्लस 3.5% मिली। रोजगार 2 करोड़ बढ़ेंगे, कोई रोजगार नहीं बढ़ा। हो सकता है वो गरीबों की श्रेणी में ना आते हो, है जी? हो सकता है वो गरीबों की श्रेणी तो में ना आते ऐसा मत कहिए। जो आप पढ़े लिखे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, इसलिए आपसे कह रहा हूँ। आगे के सवाल ले लेते हैं कुछ। प्रश्न केसी त्यागी जी से है। प्रश्न ये है कि जिस तरीके से 1991 के बाद समाजवादी पार्टियां मुख्य धारा में आईं, तो आज वर्तमान समय में देखा जाए तो जिस तरह से पार्टी के जो मुख्य नेता हैं वह लोग बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों को हायर कर रहे हैं। प्रशांत किशोर को ले लीजिए, और अभी अखिलेश यादव द्वारा किसी विदेशी को हायर किया गया है। तो इसमें तमाम प्रकार के पैसे, देश का जो जनता का पैसा है वो किस तरीके से प्रचार प्रसार में खर्च हो रहा है, इसका मैं ब्यौरा जानना चाहता हूँ। छवि सुधारने के लिए जो बाहरी लोगों का सहारा लिया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए प्रशांत किशोर जी ने सामाजिक समीकरण नहीं तय किए थे। जनता दल यू, आरजेडी, कांग्रेस पार्टी अगर ना मिलती और प्रशांत किशोर जी की हम मदद लेते तो असफल होते। ये हमारा सामाजिक समीकरण था बिहार के संदर्भ में, जिसने हमको कामयाबी दिलाई, नंबर 1। नंबर 2, जैसा कि प्रचार और प्रसारित है, श्री प्रशांत किशोर ने कोई अतिरिक्त राशि उनको छोड़ करके जो उनके संचालन के लिए खर्च हुई थी, बिहार सरकार ने पब्लिक का कोई पैसा उनको नहीं दिया। बाकी कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ पे कोई है नहीं, वो बताएंगे, समाजवादी पार्टी का ये बताएंगे। लेकिन हम चुनाव जीते हैं बिहार का अपने सामाजिक समीकरण को ठीक करके। नहीं, बात ये सहमत मैं भी हूँ एक जर्नलिस्ट के तौर पे कि बिहार में जो इन लोगों की जीत है वो एक बहुत चमकदार जीत है, जिसने कि एक खास ढंग से जो केंद्र की राजनीति में लोग हैं वो जिस तरह से पूरे देश में फैल रहे थे, उन्होंने एक विराम लगाया उत्तर बिहार में, इसमें कोई दो राय नहीं। और प्रशांत किशोर के कारण वो जीत नहीं है, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन मैं एक दूसरा सवाल दोनों भाइयों से करना चाहता हूँ कि भाई आप लोग समाजवादी आंदोलन के लोग हो, लेकिन आप एम्बुलेंस से खुश हो जा रहे हो, एक बस्ता से खुश हो जा रहे हो, एक स्लेट से, एक कॉपी से खुश हो जा रहे हो। हमने तो दे दिया जी, हम कुछ पैसे दे रहे हैं। अरे भाई, आप अगर बेसिक काम करना है समाजवाद के लिए, समाज के लिए, तो आप एजुकेशन फ्री कर देते, आप हेल्थ सेवाएं फ्री कर देते। इस दुनिया में अनेक मुल्क हैं जहां एजुकेशन और हेल्थ सरकारी अस्पताल में उत्तर प्रदेश में 1 रुपए के पर्चे के अलावा वहां कोई पैसा नहीं जांच होती है। सर, आप मैं जानता हूं यही आप कहेंगे। अब आप कहेंगे वहां दवा नहीं है, कितने, ये एक अलग सवाल हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सरकारी अस्पताल में जा कौन रहा है, वो बात अलग है। उत्तर प्रदेश में 12वीं तक, जूनियर हाई स्कूल तक कोई फीस किसी से नहीं, 12वीं तक लड़कियों से फीस नहीं, ग्रेजुएशन तक भी लड़कियों की शिक्षा जो है तो लाइन लगा दी है साइकिल की, बिहार की लड़की ऐसी बात नहीं है, मुफ्त में। चलिए मैं अगले सवाल। जो आज़ादी के समय से अगर हम लोग देखा जाए तो उस समय से लेकर आज तक जो भी जितने भी आंदोलन हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं धर्म, जाति बीच में नहीं आया। चाहे वो नमक सत्याग्रह हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, उसमें कभी कहीं भी जाति नाम का कोई शब्द नहीं। सभी लोग साथ मिलकर आगे बढ़े। जैसे जैसे राजनीतिक पार्टियां हमारे देश में आती गई हैं और धर्म और जाति की राजनीति लड़ी जा रही है, वैसे वैसे आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं धर्म और जाति को बढ़ावा दिया जा रहा है, जाति और धर्म के नाम को लेकर? जहां तक, और दूसरा अगला प्रश्न मेरा ये छोटा सवाल अगला सर, जो आप लोग समाजवाद का नाम देते हैं, एजेंडा अपने चुनाव में रखते हैं, उन एजेंडों को देखा जाए तो आज से 10 से लेकर 15 वर्षों तक एजेंडा एक ही होता है, बिजली और पानी का सर। उसके बाद महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण की आप लोगों ने बात की, तो महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण की बात करें तो आज भी मैं खुद उत्तर प्रदेश से बलिया जिले से हूँ और मैं देखता हूँ कि रात को 7 बजे के बाद कोई महिला बाहर ठीक ढंग से नहीं निकल पाती। और महिलाओं के ऊपर मुलायम सिंह यादव जी ने भी कहा है कि एक कहीं बच्चों से गलती हो जाती है, बच्चों से गलती हो जाती है। इस पे आपका क्या राय और विचार है? जबकि मुखिया ही ऐसे कर रहे हो तो भी आगे के लोग क्या करेंगे और पीछे के लोग क्या करेंगे? बहुत सारे सवाल हमारे नौजवान साथी ने किए हैं। तो आपने कहा कि जाति का सवाल आजादी के आंदोलन के दौरान कहीं नहीं आया था। आज भी समाजवादी आंदोलन और समाजवादी पार्टी जातियों के नाम पर राजनीति नहीं करती, बल्कि जातिवादी व्यवस्था के जकड़न को तोड़ने के लिए वो जरूर हमारी राजनीति का एक हिस्सा है और हम उसे तोड़ेंगे और उसके खिलाफ बोलेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर जितना भी पंचायती राज में महिलाओं का रिजर्वेशन है पूरे तरीके से लागू है। कहीं भी महिलाओं के साथ
वहां पर भेदभाव नहीं है। लेकिन जब हम कोई कानून व्यवस्था से संबंधित प्रश्न करते हैं तो उसे आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता, उसे कंपैरेटिवली देखा जाएगा। और आपकी ये जानकारी भी सही नहीं है कि आज़ादी के आंदोलन में जात और धर्म नहीं था। मोहम्मद अली जिन्ना और हिंदू महासभा धर्म के आधार सर, पर, हम मजहब के आधार वर्तमान पर समय की बात राष्ट्र करना मांगते थे। चाहते हैं, वर्तमान समय की बात करना चाहते हैं, क्योंकि हमने तो वर्तमान नहीं, हमने तो नहीं, भविष्य की उन्होंने कहा बात की freedom movement में थी। नहीं था। बहरहाल मैं एक दो सवाल और लूंगी, मेरे पास वक्त की कमी है। सर, समाजवाद की जो परिभाषा आपने बताई, क्या आपको लगता है वो परिभाषा आम जनता तक भी है? क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से आता हूं और जहां तक मैंने सुना है, समाजवाद, परिवारवाद और जातिवाद तीनों शब्द लगभग पर्यायवाची समझे जाते हैं। आप भी पूछे। सर, जैसा कि हम लोग सब आजकल सुन रहे हैं न्यूज़ में कि अखिलेश जी और मुलायम जी के बीच का विवाद, तो सर आप कैसे कह सकते हैं कि उन आपकी विचारधारा समाजवादी, जब आपका खुद ही परिवार में एकता नहीं है? सारे सवाल आप ही से हो रहे हैं, इसलिए परिवार जवाब की आप ही को एकता देना पड़ेगा। करंट यही है। या दो नेताओं के बीच में अगर उनकी पोजीशंस अलग अलग है तो उसे विचारधारा से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। समाजवाद, जातिवाद, परिवारवाद अगर आप पर्यायवाची मानते हैं तो वो आपकी समझ है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। समाजवाद एक राजनीतिक विचारधारा है जो इस देश के अंदर लोग समता में, समानता में, लोगों के बराबरी में और शोषण विहीन समाज बनाने में यकीन करते हैं। वो समाजवादी विचारधारा को लेकर के आगे भाषण का चलते मंच के हैं। लिए तो अगर बनाया उसमें नहीं था, मेरे हमने साथ बहस मेरे इसलिए परिवार कराया का कोई था कि आदमी जनता रहता है, तक ये विचारधारा जो आप लोग जिस विचारधारा के साथ आगे बढ़े थे वो जनता तक पहुंची कि नहीं पहुंची, और जो जनता से आवाजें आ रही हैं, जो यूथ से आवाजें आ रही हैं, उसमें लगता है कि वो बात, वो विचार कमजोर है, अभी जनता तक नहीं पहुंची है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इस हाल में जब वर्तमान चुनौतियां इतनी बड़ी हैं, आप समाजवादी राजनीति का भविष्य किस तरह से देखती हैं, किस तरह का देखती हैं? तो अभी तक जितना भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है उसमें तो यही निकल के आया है कि समाजवाद ही नहीं है कहीं पे। तो जो भी है, इतना ग्लोबलाइजेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन और जिस तरह वो हो रहा है, और एक तरफ से वेलफेयर पॉलिटिक्स हो रहा है। तो जैसे कि अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी जी, वो वेलफेयर पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि उसके जवाब में कुछ कहने के लिए इन लोगों के पास कुछ नहीं है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि इनके साथ कैसे लड़ा जाए। अभी तक तो उनको हम लोग पूंजीवादी मानते थे, सभी मतलब मानते कोई थे। काउंटर आइडियोलॉजी ही नहीं है। काउंटर क्या है? किस तरह से आप कहेंगे कि आप जो गरीब को जिस तरह से आप अप्रोच कर रहे हो और हमारा बिल्कुल अलग है, आप वो किस तरह से आप लड़ेंगे? सिर्फ अलायंस पॉलिटिक्स कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा महागठबंधन या जो भी करेंगे, लेकिन आइडियोलॉजिकली उनको सामना करके उनका फाइट करना, और दो तरीके से फाइट करना होता है। एक तो कम्युनल फाइट है, दूसरा है जो सोशलिस्ट। इसमें आप कैसे करेंगे? क्या है, लोगों को कैसे अपनी तरफ ले आएंगे, ये इनको सोचना होगा। मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहती हूँ, यही कि भविष्य क्या है, और जब तक आप विचारधारा को अपनी राजनीति से नहीं जोड़ेंगे, क्या आप समाजवादी विचारधारा की राजनीति को सफल बना सकते हैं? क्योंकि अभी तक जितनी बातचीत हुई है और जो व्यवहारिक रूप में देखने को मिल रहा है, वो समाजवादी राजनीतियों में विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोई मुहिम दिख नहीं रही है, कहीं नजर नहीं आती है। मैं बिल्कुल पॉइंट वाइज कहना चाहता हूँ दो तीन बातें। पहली बात तो यह है कि बिल्कुल मैं नहीं मानता कि इन लोगों के सियासत में सोशलिस्ट कोई कंटेंट है, मुझे नहीं लगता। जाति का अगर है वो होना चाहिए। भारत जैसे समाज में जाति को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन जो जाति का जो पहलू ये उठाते हैं जिस तरह से, मैं समझता हूँ वो भी भयानक दोषपूर्ण है। इनमें सामाजिकता का, सामाजिक समावेश का वो दर्शन नहीं है, वो विचार नहीं है जो अंबेडकर के पास है, जो इनके अन्य नेताओं के पास है, जो लोहिया अंबेडकर को मिलाने की बात ये कर रहे थे, वो चीज़ गायब है। दो, तीसरी बात, आज की तारीख में मेरे जैसा पत्रकार नरेंद्र मोदी जी की बहुत सारी राजनीतिक जो सोच है, बहुत सारे जो उनके एजेंडे हैं, उनसे असहमत हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि इन सभी लोगों के बीच दक्षिणपंथी राजनीति से, हिंदुत्व की राजनीति से आज की तारीख में अब तक जितने जनसंघ के बड़े नेता थे बीजेपी के, उसमें सबसे प्रतिभाशाली वो नेता के रूप में इमर्ज हुए हैं। जैसा कि विद्या ने कहा कि वेलफेयर के एजेंडे भी आपसे छीन रहे हैं जी, अगर जरूरत पड़ेगी तो समाजवाद भी छीन लेंगे, जैसा कि युवाओं में मैसेज भी जी हाँ। और
आपसे वो हर स्तर पर ज्यादा एक्टिव हैं। आपके नेता आलसी किस्म के हैं, आपके नेता झगड़ालू किस्म के हैं, आपके नेता भयानक वंशवादी किस्म के हैं, इतने निहित स्वार्थी हैं कि अगर उनके, और इतने इंटॉलरेंट हैं कि अगर आप उनकी नीतियों की आलोचना कीजिए तो आपको बर्दाश्त नहीं करते। वो तो खैर तो और जब भी लोग जब नहीं भी करते। सत्ता की तो मेरा ये राजनीति कहना जब है सिर्फ कि कार्यक्रमों तक सीमित रह जाएगी और Exactly. विचार उसमें गायब हो जाएंगे, तब शायद यही हश्र होगा जो आज की स्थिति में देखने को मिल रहा है। और इसीलिए हमने ये कार्यक्रम किया था कि हमें उम्मीद है कि इस बहस से कम आप लोगों को एक नई दिशा और कम से कम सोचने का एक नया मौका जरूर मिलेगा कि अपनी विचारधारा को आगे कैसे बढ़ाया जाए। फिलहाल मैं इस कार्यक्रम को यहीं पे खत्म करना चाहती हूँ। कभी और लंबी बहस करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।